A2 में why the third period of modern period table contains 8 elements and not 18। अब यहाँ पे देखना है सिंपल सा कि कोई भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो जब थर्ड पीरियड में देखोगे पीरियड टेबल में वहां पे है, दैट मीन्स 3D में वहां पे है, सॉरी उसमें जो 3D रहता है वहां पे कोई भी थर्ड पीरियड एलिमेंट का अगर देखोगे वहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, और इसके बाद फिर क्या आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहा था एस और पी में, 3s3p। यहाँ पे जो डी होता है इस केस में वो क्या रहता है वैकेंट रहता है, 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है यहाँ पे। क्लियर इस तरीके से। या फिर इसका एक दूसरा प्रोसेस भी रहता है, क्वांटम नंबर से सोचोगे यहाँ पे है एन का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे इस केस में 3। अगर उस तरीके से सोचे यहाँ पे तुम लोग पढ़े हुए क्वांटम नंबर, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 012 012, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू क्या रहेगा 012। इसमें जो डी ऑर्बिटल आता है वो कम्प्लीटली क्या रहता है यहाँ पे वैकेंट, दैट मीन्स 0 और 1 ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। दैट इसमें क्या रह पाएगा, एल का वैल्यू 0 का क्या मीनिंग है इसमें एस, और एल का वैल्यू 1 आर, इसका मीनिंग क्या रहता है इसमें पी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है वो क्या रहेगा यहाँ पे एस और पी में, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो वो किस में जाता है 3D से पहले 4s में जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एस और पी में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और वो क्या रहेगा 2 + 6 8। ये क्वांटम नंबर से भी एक्सपेंड किया जाता है यहाँ पे, क्यों इसमें 80 इलेक्ट्रॉन आता है। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे। सर। हाँ बताओ। सर फिर वो डी में क्यों नहीं जाता? नहीं तो डी से पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा तुम्हारा अहबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s में। इसमें तो 3D में जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो रहेगा तुम्हारा 21 से हो पाता है स्टार्ट। इसमें मेनली क्या रहेगा यहाँ पे है एस और पी में इलेक्ट्रॉन है, और 3D से पहले तो 4s में जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। दैट मीन्स ये क्या हुआ 0 एंड 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट मीन्स एस और पी। यस सर, थैंक यू सर। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो रहता है क्वांटम नंबर से ही आता है, वहां पे बताया भी हो कि एन का वैल्यू क्या क्या रहेगा, एल का वैल्यू क्या क्या रहेगा वहां पे। उस तरीके से इसको हम लोग सोच पाते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ तो डायरेक्टली देख सकते हैं कुछ में एस और पी में इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स ही रह पाएगा उसमें मैक्सिमम। नेक्स्ट है इसमें D2। D2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, द एटॉमिक रेडिया ऑफ पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर नियरली सेम। अब यहाँ पे पैलेडियम एंड प्लेटिनम एटॉमिक नंबर क्या रहता है दोनों का, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कुछ याद हो? देखोगे इसमें पीरियड टेबल में देखोगे इसका पैलेडियम का 46 सही है, और प्लेटिनम का 78। इसी में 32 ऐड कर देते हैं, इसके जस्ट नीचे का एलिमेंट है प्लेटिनम। तो पैलेडियम और प्लेटिनम में अगर चेक करोगे यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या रहा था, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है वहां पे जब इसका कन्फिग्रेशन देखोगे यहाँ पे प्रॉपर, इसमें 4f आप आता है यहाँ पे है, जबकि इसमें कोई 4f नहीं रहता इस केस में यहाँ पे। तो हम लोग पढ़े थे एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कुछ याद हो? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या था? और हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहा था वहां पे, साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ हॉफनियम। उसका रीजन क्या था वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ
4f ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल का जो पुअर शील्डिंग होता है, उसी के चलते जिरकोनियम एंड हॉफनियम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। सेम रीजन यहाँ भी रहेगा। पैलेडियम प्लेटिनम का भी साइज इक्वल होता है यहाँ पे, तो उसका भी रीजन क्या रहेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सोचना था, तो रीजन देख लो यहाँ पे है। इसका जो रीजन इक्वल होता है, ये क्या रहेगा रीजन यहाँ पे, बेसिकली लेंथ एंड एट कॉन्ट्रैक्शन, जो रीजन हम लोग क्लास में ये किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई एक था इसमें, C1 चेक कर लेते हैं उसको भी हम लोग। सर हाँ बताओ। सर लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन और किस किस में लगेगा? जनरली यहाँ पे अगर एक तुम्हारा इसमें एक 3D का आ रहा है, ये 4D, और एक उसके जस्ट नीचे का एलिमेंट है वहां पे, जिसमें कि 4f, एक में क्या होगा, इसमें कोई भी 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जबकि दूसरे में क्या होगा, 4f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे। क्लियरली यहाँ पे है। दैट मीन यहाँ पे बोल सकते हैं 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, कि जिरकोनियम हॉफनियम, फिर उसी तरह से आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा पैलेडियम प्लेटिनम। तो 4D सीरीज 5D सीरीज में जो डिफरेंस होता है, उसमें 5D में 4f में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस तरीके से अप्लीकेबल होता है जनरली वहां पर। यस सर। सर और कोई एक्सेप्शन नहीं होता क्या, या ये जनरली होता है इसे? नहीं, जनरली इक्वल ही रहता है 4D 5D सीरीज का, जो वैसे कुछ एक्सेप्शन अलग से है ही नहीं। बट जनरली ऐसा क्वेश्चन रहता है कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं, सब में जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है वहां पर। तो 4D 5D में ये ऑलमोस्ट इक्वल आ पाता है। यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन था इसमें C1। क्वेश्चन नंबर C1 में है कि Pb4 प्लस कंपाउंड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए हम लोग क्लास में किए भी थे कि Pb+4, यहाँ पे सोचना था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। प्लस। +2, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता था, +2 एंड +4, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो +2 में मोर स्टेबल था, और +2 में अगर मोर स्टेबल है, तो जो लेड है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, +4 से +2 में जाना चाहेगा। तो +4 से +2 में जा रहा है, तो लेड का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। रिडक्शन। लेड क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहा है, तो लेड का तो रिडक्शन हो रहा है, बट ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स वो क्या बोला जाता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो सोचने का जो तरीका था यहाँ पे, ये खुद तो रिड्यूस होना चाहेगा, +2 में मोर स्टेबल होता है, बट ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिर इसमें। पार्ट 1 में और भी कोई डाउट? तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब किसको ऑक्सीडाइज कर, किसी को जिसके साथ वो पढ़े होगे तुम रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे एक ये है, और कोई भी जिसका कि जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां पे, तो कोई भी आ सकता है वहां पे। अब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो गए, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये, अगर रिड्यूस हो रहा है तो अपने आप तो रिड्यूस होगा नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन अगर हो रहा है वहां पे, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, जो भी एलिमेंट हो वहां पे। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज 2, सॉरी 1 का ही पार्ट 2। पार्ट 2 में A2B3 C10 A2B3 C10E4,
D3 भी है, D4 भी, C10 ऑलरेडी आ गया है, C6 भी, वैसे काफी क्वेश्चन आसान सा आता है इस पार्ट का, ढंग से थ्योरी अगर किए होगे तो थ्योरी बहुत ही डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ इसमें। इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो तो बताओ। और इसमें C9 C10 ऑलरेडी आ गया, C9 चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर A2 से स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना था इस केस में क्वेश्चन नंबर A2। क्वेश्चन नंबर A2 में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पिवट टेबल इज इनकरेक्ट। किसी ऑप्शन स्पेसिफिक दिक्कत हो, जब हम लोग डिस्कस करें तो वही मेंशन बता सकते हो सर इस ऑप्शन में मेनली दिक्कत है। तो A2 के ऑप्शन की बात करें, द P block has 6 columns because a maximum of 6 electron can occupy all the orbitals in a P subshell। सही है, P सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है 6, दैट मीन 6 कॉलम। बी में द D block has 8 columns, जबकि D block में देखोगे तो उसमें कितना कॉलम रहता है वहां पे 10, because a maximum of 8 electron can occupy all the orbitals in a D subset। ये पूरा ही रॉन्ग है, यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है कि डी ब्लॉक में जो कॉलम्स होता है वो क्या रहता है उसमें वहां पे 10, जबकि यहाँ पे 8 दे रखा है तो रॉन्ग आ जाता है। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबसेल। सी भी करेक्ट है। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number L for the last subcell that received electron in building of electronic configuration। सही है उसमें ये भी। A2 का डी स्टेटमेंट भी सही है इसमें, उसको कैसे सोचना था वहां पे। देखते हैं उस क्वेश्चन पे आते हैं वहां पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लोग पढ़े भी थे फिजिकल केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे दोबारा आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बाकी आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं क्या करना है उसमें। A2 के डी में क्लियर है यहाँ पे, द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L, दैट मीन्स एस सबसेल हम लोग पढ़े हुए थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है, तो सबसेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर L। करेक्ट है वहां पे डी भी। इनकरेक्ट कौन सा आ जाता है, बी। नेक्स्ट है इसमें B2। क्वेश्चन नंबर B2 में which of the following is generally true regarding effective atomic number। it increases on moving left to right in a period। सही है उसमें। it remains almost constant on moving top to bottom in a group। सही है इसमें ये भी। सी की बात करें, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एज जेड इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। नहीं। तो B2 के अगर ए और बी स्टेटमेंट, ये तो हम लोग क्लास में सेम किए हुए हैं, जहां पर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े हुए थे, विथ कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं कि क्यों इस टाइप से होता है वहां पे। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा होता है, और ग्रुप में क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है वहां पे। और ये सेम वर्ड मैंने लिखा है भी ये क्लास नोट्स में। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जेड इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, इसका देखो मीनिंग क्या यहाँ पे है। मैंने कुछ एग्जांपल बताया था। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस। इसमें इस तीनों में साइज सबसे ज्यादा किसका था, कुछ याद हो। N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस।
साइज का ऑर्डर क्या रहेगा इसमें? N3 माइनस। क्लियर है ये? N3 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ये। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव, वो भी इंक्रीज करता है। और वो इंक्रीज होने से क्या होता है, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज कर जाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जिसके चलते इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव भी क्या होता है वहां पे इंक्रीज करते जा रहा है वहां पे, जिसके चलते वहां पे क्या होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। तो सी स्टेटमेंट क्या है, जेड इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव आल्सो इंक्रीजेज, जिसके चलते वो साइज डिक्रीज होता है वहां पे। क्लियर है? B2 के सी ऑप्शन में अगर दिक्कत आ रही तो इस तरीके से सोचना था वहां पे। इसका आंसर क्या आता है, ए बी दोनों करेक्ट है वहां पे। B3, अब B3 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे among the following species which of them have maximum Z effective। अब मैं यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम जेड इफेक्टिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे। SN, SN+4, IN और IN+4। इसमें बस सोचने का तरीका ये था कि SN का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ याद हो इसमें? ये कुछ याद 50। रखना पड़ेगा। 50। चलो जो भी एटॉमिक नंबर हो यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें, बस देखना था कि SN और SN+4, यहाँ पे जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, जो भी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। SN+4, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम आ रहा है यहाँ पे। रैंडम से एग्जांपल लेकर के सोचते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सोचने का तरीका ये था कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है दोनों केस में, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही चला गया, अब जो इलेक्ट्रॉन बचा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, वो इस केस में ज्यादा हो पाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है वहां पे है, उस केस में क्या होगा, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहेगा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, वो इंक्रीज करेगा वहां पे। दैट मीन्स साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे साइज की बात नहीं कर रहा, सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। तो मैक्सिमम जेड इफेक्टिव का मीनिंग यहाँ पे ये था कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो रहा हो वहां पे। तो ठीक है, इसमें बस यही लॉजिक था B3 में। आई थिंक सबको क्लियर है। इंडियम और IN+, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसका रहेगा। सर क्लियर यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं देखना है कि मैक्सिमम जेड इफेक्टिव किस में आ रहा है, सिर्फ गेस करना था यहाँ पे हम लोगों को। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका जेड इफेक्टिव जो अट्रैक्शन होगा वो अब ज्यादा रह पाएगा न्यूक्लियस के साथ। सर हाँ बताओ। सर लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफर करता है ना सर, इंडियम का और एसएन का। हाँ ठीक है, बट इसमें ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे इंडिया में +1 चार्ज ही है, और इंडियम और एसन में बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव का डिफरेंस नहीं होता है वहां पे। अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, SN+4। दैट मीन्स यहाँ पे ये मैक्सिमम हो पाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है इंडियम और एसन का बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, और यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो गया +4, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। वैसा कुछ क्वेश्चन रहेगा नहीं, क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कि हम लोग चेक कर पाएंगे। +1 +2 आ रहा है वहां पर ये, और एसएन में ही +1 +2 है। इंडियम +1 एंड SN+2 में फिर मुश्किल होगा वहां पे, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जिसमें कि कंपेयर नहीं कर पाए इजीली वहां पे। तो फिर वहां पे कैलकुलेशन जा करके करना पड़ेगा,
जेड इफेक्टिव का, जो कि मैंने क्लास में करा रखा है, जो कि वैसा ओके क्वेश्चन सर। जनरली रहेगा नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियम +1 और एसएन +2 में कौन सा ज्यादा रहेगा, वो फिर कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा वहां पर। चलो ठीक यस है, सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे। वैसा कुछ भी अपने मन से नहीं सोचना कि रैंडम कुछ भी, वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें कि कंपेयर कर सकते हो। वैसा अगर आ जाए रेयर केस में, बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहां पे, जो कि मैंने क्लास में कराया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वहां पे। यस सर। तो Yes, ठीक है, sir. आगे थैंक यू देखते हैं सर। इसमें। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे D4। D4 में बोला जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पेसीज पॉइंट आउट द स्पेसीज फ्रॉम इच सेट हैविंग हाईएस्ट जेड इफेक्टिव। तो हाईएस्ट जेड इफेक्टिव की बात करें, बोला जा रहा है यहाँ पे। तो B4 का ए ऑप्शन, अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया हुआ था यहाँ पे, O2 माइनस, F माइनस और Na+, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, जो कि यहाँ पे आ रहा था इसी में। और जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इसमें 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। बट सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है तुम्हारा इसमें 11, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है। न्यूक्लियर चार्ज जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, वो सबसे ज्यादा सोडियम के केस में आ रहा है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो सबसे ज्यादा किस में हो जाता है, सोडियम में। सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, उसी का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका रहेगा, Na+ का। क्लियर है यहाँ पे है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है लिथियम, बेरिलियम और सोडियम। यहाँ पे देखना कि लिथियम सोडियम क्या यहाँ पे है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम होता है, एक ही ग्रुप का, तो इसमें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अब लिथियम बेरिलियम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो लिथियम और बेरिलियम में किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, बेरिलियम। बेरिलियम का। तो ये सोचने का तरीका क्या तक है, सोचते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो टेक्निकल वर्ड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते साइज डिक्रीज करता है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा रहेगा, लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम का। वही फिर बी ऑप्शन में था कि लिथियम बेरिलियम सोडियम में किसका हाईएस्ट रहेगा जेड इफेक्टिव, तो क्या आता है वहां पे बेरिलियम का। अब ये क्वेश्चन है कि सिर्फ जो जेड इफेक्टिव रहता है वहां पे, वो जब हम लोग पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, उसमें देखते हैं टॉप टू बॉटम में क्या देखते हैं हम लोग वहां पे। क्वेश्चन आ रहा है कि टॉप टू बॉटम में सर इसको अप्लाई करेंगे क्या, तो टॉप टू बॉटम में जो बोलते हैं कि साइज इंक्रीज करता है, तो उसका रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज जेड करता है। इफेक्टिव नहीं, डिक्रीजेस। नहीं, जेड इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट। अभी मैंने जस्ट ऊपर एक स्टेटमेंट देखा था, बताओ। शेल इंक्रीज इन शेल। सही है बिल्कुल। इसमें नंबर। इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा होता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में, उसमें जो सेल नंबर वो इंक्रीज हो रहा होता है, और सेल नंबर इंक्रीज होने से उसका साइज इंक्रीज करता है। तो दोनों का अलग अलग रीजन है। ये तो प्रॉपर सबको आना चाहिए इसका रीजन, कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ऐड होता जा रहा है वहां पे। और पीरियड में ये रीजन होता है कि डिक्रीज क्यों करता साइज, तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ठीक है, आगे देखें फिर हम लोग यहाँ पे। एक नेक्स्ट आ रहा था इसमें HeLi+ और H-, उसको भी सोच सकते थे यहाँ पे।
Li प्लस और H माइनस। HI में क्या है सोचने का, देखो तरीका क्या है यहाँ पे, कुछ भी रटना नहीं है। हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पे है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 2 ही है इसमें Li प्लस में भी, और H माइनस में तो एक ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, और जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा बोलने का मीनिंग क्या है, जेड इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा हो जाता, Li प्लस का। Li plus. क्लियर, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा उसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा Li प्लस। ऑप्शन चेक कर लो, इसमें एक में Na प्लस, एक में B और एक में Li प्लस। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा सबसे Li प्लस में, तो उसका साइज सबसे छोटा होगा ना उन तीनों में से। बिल्कुल, साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाता है वहां पे। सर लेकिन वो तो सेकंड सेकंड पीरियड, हाँ सेकंड पीरियड का है ना सर, तो उसमें वो एच से तो उसका ज्यादा ही होगा ना सर साइज तो, क्योंकि ग्रुप नहीं, में वो इंक्रीज होता है Li। H माइनस में नंबर ऑफ, इसमें जो जेड इफेक्टिव होता है यहाँ पे ये बहुत ही कम हो जाता है यहाँ पे, तो Li प्लस का ही साइज वहाँ पे H माइनस से भी वन ज्यादा रहेगा। H माइनस का जो रहेगा साइज Li प्लस से वो कम ही रहे, ये H माइनस का ही साइज ज्यादा रहेगा और Li प्लस का कम रहता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे मैटर करता है, इसमें बहुत ज्यादा ये, इसमें एक ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ पे। तो साइज जो रहता है इस केस में H माइनस का वो यहाँ पे ज्यादा रहा था बाकी दोनों से। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है इसमें, ये ध्यान में रखोगे सब लोग भी, इसमें जो H माइनस होता है उसका साइज ज्यादा रहेगा यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें फिर क्वेश्चन नंबर C6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर पेयर इफेक्ट। तो C6 में बोला जा रहा है यहाँ पे which metal exhibit more than one oxidation state in their compound। यहाँ पे C6 में बोला जा रहा है कि सोडियम, तो सोडियम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है +1। बस वन। मैग्नीशियम का ऑलवेज क्या होता है +2। एल्युमिनियम का भी हमेशा क्या रहेगा इसमें +3। प्लस तो 3। भाई किसका कर सकता है, आयरन का, सिंपल सा था। आयरन का सब लोग पढ़े भी हो, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन हुए कि वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स मोर देन वन, आंसर क्या रहता है इसमें आयरन, क्योंकि जो भी अल्कली मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल और एल्युमिनियम उसका फिक्स है कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। C9, which of the following elements +3 oxidation state is more stable than +5। अब यहाँ पे देखना था C9 में, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पे देखना है कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है ये इनर्ट पे इफेक्ट शो कर पाता है, और जब ये इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है इस केस में यहाँ पे है, मैंने इसका क्लास में बता रखा है, जब ये इनर्ट पे इफेक्ट शो करेगा तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पे। यहाँ पे पहले अगर मैं +3 की बात कर लूँ, +3 और ये +3, जब दो इलेक्ट्रॉन और बाहर जा सकता है तो ये दोनों क्या होगा +5 और +5। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताया हुआ है कि टुवर्ड्स द डाउनवर्ड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्लोली इंक्रीजेज। तो बिस्मथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा,
+3 या +5 में? +3 +3 में। +3 में, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5। सबसे करेक्ट आंसर क्या जाता है यहाँ पे? बिस्मथ। जबकि आर्सेनिक वो किस में रहता है? +5 में। इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। इनर्ट पेरिफेरल का क्वेश्चन था ये। लास्ट C10 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे C10 के फर्स्ट ऑप्शन में Tl+3 ग्रेटर देन Bi+3। बिस्मथ तो +3 में स्टेबल है, थैलियम किस में स्टेबल होता है? +5। नहीं, थैलियम अलग आ जाता है तुम्हारा अब यहाँ पर। थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, थैलियम भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैं याद दिलाता हूँ, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये भी इनर्ट पेरिफेरल शो करता है। तो थैलियम कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1 एंड +3। और थैलियम +1 में अगर आ रहा है यहाँ पे, तो थैलियम जैसे कि बिस्मथ +3 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल था, सिमिलरली थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, जबकि बिस्मथ +3 में मोर स्टेबल होता है। ऑर्डर ये होता है यहाँ पे, तो फिर वो करेक्ट होता है। क्लियर है? यहाँ पे है सोचने का तरीका। थैलियम +1 एंड +3 में, +1 में थैलियम मोर स्टेबल होता है, +3 में तो लेस स्टेबल। तो ए ऑप्शन तो वहां पे क्या इनकरेक्ट हो जाता। बी ऑप्शन की बात करें, PbO2 और PbO2 और PbO में, यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पे +2। तो Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है? ये भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस +2 में। तो PbO मोर स्टेबल होता है यहाँ पे। क्लियर है इस केस में? यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे BiI5 एंड BiF5। यहाँ पे दोनों केस में बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ भी +5 और ये +5। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा? इसको कोई बता सको तो बताओ। इसमें इसका रीजन मैंने क्लास में बता रखा है वैसे। एनीवन? BiF5 रीजन क्या था कुछ? सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था कि जनरली जैसे कि यहाँ पे थैलियम आ गया, थैलियम या लेड या बिस्मथ, वो जनरली अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? लेस स्टेबल। जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि थैलियम +3 लेस स्टेबल होता है +1 से, लेड +4 लेस स्टेबल होता है। तो सिमिलरली जो बिस्मथ होता है क्या होता है? इसमें +3 में मोर स्टेबल होता है, +5 में लेस स्टेबल। तो +5 बिस्मथ +5 में सिर्फ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये स्टेटमेंट मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जो थैलियम है +3 में, या लेड है +4 में, या बिस्मथ +5 में है, वो अनस्टेबल होता है उस स्टेट में, फिर भी वो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। दैट मीन्स यहाँ पे BiF5 स्टेबल रह पाएगा यहाँ पे, जबकि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है। और इसका बी ऑप्शन में बस दोनों का PbO2 और PbO। Pb का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीजन का इन जनरल क्या लेता है? -2, Pb का +2 और ये +4। और लेड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है? +2 में। यही तीनों तो मैंने बताया हुआ क्लास में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में तीनों एग्जांपल, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और फिर कार्बन फैमिली का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb। यहाँ पे ये तीन को देखते हैं एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे ये तो C10 आ रहा था।
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी कुछ जो लोग बुकलेट ले लिए हो गए, उसमें बुकलेट में भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लोगे। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनर्ट पर एक से एक्सप्लेन किया जाता है, इसको ध्यान दोगे इसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर, पूरा हो गया, एक क्वेश्चन बच रहा है इसमें E4। क्वेश्चन नंबर E4 में देखना था यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस केस में। C10 का ऑप्शन सी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे। तो C10 का ऑप्शन सी में बस एक ये सोचना था यहाँ पे कि जो मैंने क्लास में लिखाया हुआ था एक पॉइंट, यहाँ पे है कि थैलियम है, वो क्या होता है, +1 में मोर स्टेबल होता है, +3 में लेस स्टेबल। लेड है, वो क्या होता है, +2 में मोर स्टेबल, +4 में लेस स्टेबल, दो ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है। बिस्मथ +3 में मोर स्टेबल होता है और लेस स्टेबल किसमें रहेगा, +5 में। तो जो लेस स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे थैलियम, लेड और बिस्मथ का, ये जनरली किसी और कंपाउंड, किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये किसके साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है, ओनली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब उन लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है। तो क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है 4, और उसके बाद किसका रहता है, ऑक्सीजन का 3.5। तो जनरली ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसी और एटम के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता, ओनली ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के हायर होने के चलते इस पे अगर हायर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, +3, +4, +5, इसके साथ अट्रैक्ट हो पाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है यहाँ पे। बस ये याद रखना था। तो ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और आ रहा था इसका C10 का लास्ट ऑप्शन भी, SN+2, यहाँ पे मैंने जस्ट अभी लिखा था SN+2 और Ge+2, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। तो जर्मेनियम, SnPb, ये भी +2 +2 +2। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टॉप टू बॉटम जाते हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा, SN+2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा G+2 से। ये तो सोचना था इसमें यहाँ पे कि टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। हर केस में वही पॉइंट था यहाँ पे। यहाँ पे SN+2 का स्टेबिलिटी मोर होता है G+2 से, इक्वल नहीं होगा वहां पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो मैंने क्लास में जितना कराया बहुत ज्यादा नहीं है, उसका जितना भी एग्जांपल मैंने 3 ही कराया, तो वो 3 ही शो करता है। तो उसको एक एक पॉइंट याद रखना है वहां पर, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर E4। अब देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, पीरियोडिक टेबल या आगे जो भी पढ़ेंगे, उसका एक एक पॉइंट जितना भी मैं क्लास में लिखाता हूँ, उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां पर, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन आता नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो सोचना रहेगा तुम्हें वहां पर। क्वेश्चन नंबर E4 में बोला जा रहा है व्हिच रिप्रेजेंट्स अल्कली मेटल दैट इज फर्स्ट ग्रुप मेटल बेस्ड ऑन I1 एंड I2 वैल्यूज इन किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे सिर्फ गेस करना है तुम्हें। गेस करने का मतलब क्या, अगर कोई अल्कली मेटल है, कोई भी मान लो, मतलब सोडियम हो या लिथियम हो, और इसमें क्या बोला जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी I1, इसमें मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया, ये क्या बन जाएगा, Na+, और Na+ बनते ही ये किसका कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लेता है, यहाँ पे है इनर्ट गैस का 1s2 2s2 2p6, नियॉन का कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लेगा।
अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, ये काफी स्टेबल आ गया, फुल फील्ड आ रहा है यहाँ पे, इनर्ट गैस का कन्फिनेशन ऑप्शन कर लिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर करना काफी मुश्किल है, फिर भी चाहते हैं कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाए। ये क्या रहा था यहाँ पे तुम्हारा I1, और ये क्या इसमें तुम्हारा I2। तो फर्स्ट तो इजिली इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बट जब सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर करेंगे I2, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगे तो बस ये चेक करना था कि I1 एंड I2 का जो वैल्यूज है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एनर्जी का सडन जंप कहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है, उससे जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं वहां पे एनर्जी का सडन जंप आता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे इको में बस चेक करना था कि ये ऑप्शन बी सी डी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी का सडन जंप कहाँ पे आ रहा है, सी ऑप्शन में। 550 से सडनली वो 7500 आ रहा है यहाँ पे, दैट में एनर्जी का सडन जंप हो रहा है। इसमें जो अल्कली मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कौन सा आ रहा होगा, इसमें सी। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम नहीं आ पाएगा वहां पे। एल्युमिनियम की बात करोगे यहाँ पे, एल्युमिनियम में भी क्या होता है, Mg एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, उसके बाद तो वो क्या रहता है, फुलफिल्ड बन पाता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद, L+। बट एनर्जी का जो सडन जंप होता है जब वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे होते हैं, तो फिर एनर्जी का वहां पे सडन जंप आता है। इसमें भी कुछ इंक्रीज होगा बट इतना ज्यादा नहीं। यहाँ तो अल्कली मेटल्स को बोला जा रहा था, तो सिंपली यहाँ पे चेक करना था कि जिसमें एनर्जी का सडन जंप है वही अल्कली मेटल्स है। एक I1 के बाद जब I2 में एनर्जी का सडन जंप हो रहा हो। अब मान लो कि एनर्जी का सडन जंप अगर I3 में होता, I1 I2 नॉर्मल एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, और I3 के टाइम में एनर्जी का सडन जंप हो रहा है, तो वो किस ग्रुप का रहा था वहां पे, ग्रुप 2, दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस टाइप से सोचना रहता है वहां पे। सर हाँ बताओ। सर ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस से हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करने होते कि वो नहीं, एक प्रॉपर वैल्यू ऑप्शन को नहीं पता देखना होती है, तो। चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है, और उसमें देखना है कि वहां पे किस में ये फिट बैठ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो इजिली जा रहा है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेंगे इन केस ऑफ अल्कली, वहां पे उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, सडन जंप होगा एनर्जी का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहा है इसमें, सी, जिसमें एनर्जी का सडन जंप हो रहा है, तो आंसर करेगा सी। तो इस टाइप से गेस करना होता है वहां पे। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, इस पार्ट में और भी कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एक्सरसाइज। इसमें देखो अब यहाँ पे मेंस लेवल के लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया गया यहाँ पे, क्योंकि मेंस में भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1 जो रहता है कम्प्लीटली मेंस लेवल का, दैट मीन्स इसका एक पार्ट थर्ड भी है, एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में E4 D2 E5 A2, A2 D2 E4 E5। E4 D2 A2 D2 A5 C3।
E4 E5 A2 D2 A5 C3, इसके अलावा और कोई डॉट D1 E2 इसके अलावा और भी कुछ डॉट इसमें पार्ट थर्ड में है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिर अभी। क्वेश्चन नंबर A2 D1 D2। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है A2 में, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे A2 में बोला जा रहा है कि एन एलिमेंट E has exceptional valence cell electronic configuration as 4D10. What is the period of E in the modern period table? क्या रहेगा यहाँ पे इस केस में? मैं बात करूं पैलेडियम का। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है इस केस में? 46। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 46 पैलेडियम का। इसका कन्फिगरेशन जब लिखने जाओगे यहाँ पे, ये तुम्हें बताया भी गया होगा या फिर याद भी रखना यहाँ पे, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसका जब कन्फिगरेशन लिखो तो ये क्या रहता है इसमें? क्रिप्टन। क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है तुम्हारा यहाँ पे? अगर कंप्लीट लिखोगे इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर 4p6। ये कहाँ तक आ गया तुम्हारा क्रिप्टन का। इसके आगे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो किस में जाता है? यहाँ पे है 5s में जाता है, 5s। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, इसमें 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4d में भी जाता है। यहाँ पे 4d 10 और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5s 0 हो जाता है यहाँ पे। ये 36 अप टू क्रिप्टन, और ये 10 इलेक्ट्रॉन जो जाता है यहाँ पे इसमें चला जाएगा 14 में। इसमें यहाँ पे 5s में जाना चाहिए था, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता भी है। प्लेडियम से पहले जो भी है इसमें एलिमेंट 5s में भी इलेक्ट्रॉन आता है, बट इन केस ऑफ प्लेडियम 5 इसमें जैसे ये 4d9 हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉन वो भी शिफ्ट हो जाता है 4d10 हो जाता है यहाँ पे। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है प्लेडियम का यहाँ पे, जिसमें कि 4d10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है? 4d10। तो ये वैल्यू पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इन मॉडर्न पीरियड टेबल, पीरियड नंबर। उसका पीरियड नंबर क्या होता है वहां पे? 50 रहेगा उस केस में। है वैसे क्या यहाँ पे 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी जो इसका पीरियड नंबर क्या रहेगा वहां पे? 50। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है, बहुत ज्यादा वैसा तो साउंड नहीं है जो कि डिस्टरबेंस हो। ये तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। एक मिनट वेट करो, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। लॉक कर दूं। हाँ चलो हम लोग देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग।
तो ठीक है, वैसा कुछ बहुत ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रहा, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, वैसा तो कोई डिस्टरबेंस वाला नहीं आ रहा यूज, तनिषा प्रूफ थोड़ा बहुत आ रहा है तो चलेगा उतना। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर A2 में बस इसी टाइप से सोचना था। A2 का जब कन्फिग्रेशन जा करके देखोगे कि एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला रहता है इसमें, यहाँ पे इसमें कि 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, सिर्फ किसमें रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 4d में। फिर भी ये क्या रहता है यहाँ पे, ये जो इसका जो पीरियड नंबर होता है वो पीरियड का रहेगा, क्योंकि 5s रहता है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है बाद में। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे D1 D2। क्वेश्चन नंबर D1, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये 5B है, चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी में है, उसमें क्वेश्चन को ध्यान से करना था, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं आता ऐसा यहाँ पे। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है एंड इनर पेयर इफेक्ट का, फिर भी सेक्शन सी को ध्यान से करिए, क्वेश्चन है भी सी, उसको चेक करेंगे हम लोग। चलो A5 को भी चेक कर लेते हैं इसमें। A5 में द रेशियो ऑफ द ग्रुप नंबर of the elements with atomic number 116 and 120 in the modern periodic table। अब इसके लिए क्या करोगे, मैंने एक मैजिक नंबर बताया हुआ था क्वेश्चन नंबर A5 में। अब मान लो कि 120 एक किस ग्रुप का एलिमेंट है, हम लोग पूरा कन्फिग्रेशन तो लिखने नहीं जाएंगे, इसमें क्या करो, ठीक 32 माइनस करो, देखो ये कितना आ जाता वैल्यू यहाँ पे, 88। अभी भी इसका नहीं पता चल पा रहा है, और भी इसमें माइनस करो फिर 32, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 56। किस ग्रुप का आ रहा है कुछ पता चल पा रहा है, 56 एटॉमिक नंबर नहीं पता चल रहा है इसमें, फिर से और माइनस करो इसमें 38 एटॉमिक नंबर नहीं पता, फिर से माइनस 18 करो इसमें 20। 20 एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट रहता है, कैल्शियम। कैल्शियम। और जब ये कैल्शियम आ गया इस केस में यहाँ पे, अब ये कैल्शियम किस ग्रुप का है, जिस ग्रुप का कैल्शियम होगा उसी ग्रुप का ये 120 एटॉमिक नंबर सेकंड वाला ग्रुप। भी एलिमेंट होगा, दैट मीन्स ग्रुप 2। ये क्या आ जाता है यहाँ पे ग्रुप 2, तो कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, दैट मीन्स ये भी ग्रुप 2 का। फिर उसी तरीके से 116, इसमें भी सेम काम करना है तुम्हें, यहाँ पे 32 माइनस करो, यहाँ पे 32 माइनस करते तो 4 84, और 32 माइनस कर देते यहाँ पे 52, और माइनस 18 करो यहाँ पे, नहीं पता चल पा रहा है 34, और भी माइनस करते इसमें यहाँ पे 18, ये क्या था तुम्हारा इसमें 16। 16 एटॉमिक नंबर किसका आ गया, सल्फर का। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर 16। अब ये ग्रुप वाइज तो मैं थोड़ा कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, यहाँ पे सल्फर जो आ गया वो ग्रुप नंबर 16 का है, ये 16 का, और ये किसका आ रहा था यहाँ पे 2 का, ग्रुप 2 का। इसका रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 16/2, ये क्या आ रहा है इसमें 8। हाँ बताओ कुछ डाउट, चलो ठीक है। चलो ठीक है, वैसे भी कर सकते हो वहां पे आयुष, बट इसका जो हम लोग मैजिक नंबर पढ़े थे उससे माइनस करते और करते हो, इससे भी आ जाएगा।
तो ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अब इसका पीरियड नंबर निकालो, तो पीरियड नंबर भी निकाल सकते हो यहाँ पे इसी एलिमेंट का। सल्फर किस पीरियड का एलिमेंट है? ये जो 16 आ गया थर्ड पीरियड का, इसके जस्ट सल्फर ये क्या रहा था, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, और ये क्या रहा था, सेवंथ का। कैसे पीरियड नंबर कैसे निकालने, क्लियर है? तो पीरियड नंबर भी पूछा जाए तो सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और सल्फर के लिए पहले निकाल लो, अगर वो नहीं पता चल पा रहा है तो सल्फर के लिए मैंने पीरियड नंबर निकालना बताया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इसमें एक एक ऐड करते चले जाओ वहां पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो रैंडम सा 118 एलिमेंट्स ही है, बट रैंडम अगर कुछ पूछा जाए तो हम लोग फिर गेस कर पाएंगे वो किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा। आगे भी 118 एलिमेंट्स के आगे भी कुछ डिस्कवर हो रहा है या होते रहता है वहां पे, वो फिर हम लोग गेस कर पाएंगे वहां पे। तो मॉडर्न पीरियड टेबल को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया वहां पे, उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ पाता है एलिमेंट्स। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर D1, सॉरी क्वेश्चन नंबर C3 भी है, कि उसको देख लेते हैं पहले। C3 में बोला जा रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है +3 एज देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। आप देखोगे कुछ कंपाउंड्स का तुम्हें तुम्हारे बुकलेट में शुरू वाले पार्ट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट का एक चार्ट अलग से बनाया गया, वहां पे एक टेबल टाइप से वहां पे दिया, कुछ उसमें बोल्ड करके दिया गया है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास जो भी बुकलेट है वहां पे चेक कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 3 या 3rd या 4th पेज पे ऑक्सीडेशन स्टेट का एक टेबल ड्रॉ किया गया है, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को बोल्ड में मेंशन किया गया है, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ हम लोग गेस कर लेते हैं इस केस में। वैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या रहेगा वहां पे, C3 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो +3 में होता है वो मोस्ट स्टेबल, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थैलियम, थैलियम किस में मोस्ट स्टेबल रहेगा, थैलियम +1 +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट थैलियम +1 में मोर स्टेबल है, +3 में नहीं, ये नहीं आ पाता। Mn, Mn के लिए अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये यूनाइट पेयर इफेक्ट से नहीं आता है। Mn का तुम्हें चेक करना पड़ेगा जाकर के किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मोर स्टेबल है। वो कहाँ से पता चलेगा, तुम्हें वहां पे याद रखना पड़ेगा कुछ एलिमेंट्स का, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। वहां पे जा करके देखो तो वहां पे Mn का +3 में होगा सर शायद। शायद नहीं, इसमें जा करके चेक करना, वहां पे तुम्हारे पास टेबल ड्रॉ किया गया है, उसमें वहां पे है, उसमें जाके चेक करना है Mn का। Mn का जाकर के चेक करो तो +2 एंड +4 में। +2 एंड +4 में सर। हाँ, तो वो वहां पे याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया कि वो बोल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिया गया है बोल्ड में, तो वो याद रखना पड़ेगा, तो Mn +3 में नहीं हो पाता है। क्लियर है? किस तरीके से सोचना है वहां पे, एक बार उसको देखना भी है। ऐसा कुछ पढ़े नहीं तुम लोग, जब ऑक्सीडेशन स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, तो ठीक है, वहां पे अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने बहुत डिटेल में गया नहीं कि तुम लोग बोले कि वहां पे सर पढ़ लिए हैं, बट ऑलरेडी जो मैं अलग से लिखा था भी, तो ऑलरेडी वो टेबल में दे रखा है वहां पे, तो वहां पर एक बार जा करके देख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, सर हाँ बताओ। सर ऐसे क्वेश्चन C5 में है सर, लेकिन उसमें लेंथ एनम और एक y एलिमेंट है सर, वो टेबल में नहीं दिया, तो उसका बता। देखते हैं उसको, C5 को भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। एल्युमिनियम +3, ये क्या रहेगा, +3 में थैलियम नहीं हो पाएगा, Mn नहीं हो पाएगा। बिस्मथ, बिस्मथ तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनर्ट इफेक्ट से, ये +3 में ही स्टेबल होता है, +5 में ये लेस स्टेबल। फास्फोरस, फास्फोरस भी नहीं आ पाएगा यहाँ पे। चेक करो फिर उसी टेबल में कि फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल रहेगा,
+5 +5, तो +3 में नहीं हो पाएगा वहां पे। ये तुम्हें क्रोमियम +3 में रह पाता है। ये भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 भी शो करेगा, +2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ये मेनली किस में रहेगा, +3 में मोर स्टेबल। कॉपर तो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2, तो वो नहीं आ पाएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 21। 21 और 21 है, इसका सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे कि स्कैंडियम में अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, दैट मीन्स, या सिर्फ स्कैंडियम का अगर सोचोगे, इसमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन, -2, 3d1, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा पाएगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट मीन्स ये +3 में ही मोर स्टेबल होगा। तो स्कैंडियम +3 में आ पाएगा। सिलिकॉन +4 में। सिलिकॉन का क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा, दैट मीन्स ये +4 में। तो आंसर क्या क्या आ जाता है इसमें, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, क्रोमियम एंड स्कैंडियम, ये 4 आ जाता है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पे आप C5 में बोला जा रहा है, among how many of above most stable ions in +3 oxidation state than any other। स्कैंडियम तो आ ही रहा था यहाँ पे है। अब इसका देखोगे यहाँ पे, देखते हैं पहले कौन कौन सा नहीं आ रहा बाकी इसमें। गैलियम, थैलियम की बात करें, इसमें आ रहा है यहाँ पे। बाकी का जो आ रहा है इसमें तुम्हें कन्फिग्रेशन लिख करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैंडियम, इथ्रियम का कितना रहता है तुम्हारा इसमें एटॉमिक नंबर, बताओ कोई भी एक बताओ। 39 नहीं, इथ्रियम का एटॉमिक नंबर 39। अब जब 39 आ रहा है इस केस में यहाँ पे, जो मैंने लॉजिक अभी यहाँ पे बताया था, स्कैंडियम किस में रहेगा, +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा पाएगा। सिमिलरली इथ्रियम का 39, और 39 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये क्या ऑप्टेन कर लेगा, 36, क्रिप्टन का कन्फिग्रेशन ऑप्टेन कर लेगा। यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा, ये +3 में ही मोर स्टेबल हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो ये कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह शो नहीं करता यहाँ पे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मीन्स ये +3 में ही मोर स्टेबल होगा। ये भी +3 में मोर स्टेबल हो पाता है। इसी तरीके से फिर लेंथेनम, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर, ये सबको पता होना चाहिए। अब इसमें ये सीजियम, बेरियम, लेंथेनम, ये क्या रहेगा, 57। अब 57 आ रहा है यहाँ पे, सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा इसमें, 57। और 57 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, कितना बच जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बोला जा रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये क्या होगा इस केस में, यहाँ पे 54, और 54 एटॉमिक नंबर किसका आ जाता है, जेनॉन का। दैट मीन्स यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा, ये भी +3 में मोर स्टेबल होगा। एल्युमिनियम तो होता ही है +3 में। गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर गैलियम, इंडियम, थैलियम में इसमें मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है यहाँ पे, ये +1 +3 दोनों शो करता है यहाँ पे। इसमें ये गैलियम रह सकता है यहाँ पे +3 में, वही चेक कर लेता है यहाँ पे है गैलियम +1, इंडियम, तो थैलियम +1 में, बट गैलियम क्या रहेगा इसमें, +3 में रह पाएगा। चेक करते हैं वैसे ऑप्शन क्या रहा है इसमें, आर्सेनिक, गैलियम, थैलियम, आर्सेनिक,
थैलियम तो नहीं हो पाएगा इसमें, एंटीमनी, बिस्मथ तो +3 में रहेगा। ये जब 5 तो आ रहा है इसमें, आंसर चेक करना पड़ेगा इसका क्या है। बिस्मथ +3, एल्युमिनियम और स्टार्टिंग का ये 3, तो 5 तो कन्फर्म है इसमें। इसके अलावा आ रहा है इसमें गैलियम, थैलियम और आर्सेनिक। तो थैलियम तो नहीं आ पाएगा इसमें, थैलियम तो +1 में होगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा थैलियम। गैलियम और आर्सेनिक, आर्सेनिक की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस केस में यहाँ पे है आर्सेनिक +3, नहीं आर्सेनिक किसमें मोर स्टेबल होगा, ये +3, बिस्मथ +3 में स्टेबल है, तो आर्सेनिक मोर स्टेबल किस में रहता है, +5 में। ध्यान देखो इसमें सोचना कैसे है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो बिस्मथ क्या रहता है इसमें यहाँ पे +3 में, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहता, आर्सेनिक +5 में मोर स्टेबल होगा, तो आर्सेनिक भी नहीं हो पाएगा। गैलियम भी वैसे +3 में रहता है, एक बार चेक करके देखो इसका आंसर क्या है, 5 या 6। सर 6 दिए। 6 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एक एंटीमनी को भी चेक करना था यहाँ पे। एंटीमनी जो आ रहा है यहाँ पे है Sb+3, ये तो बीच में आ रहा है, Sb+3 और एक गैलियम। बाकी फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, ये तो +3 में मोर स्टेबल हो पाएगा, बीच में आ रहा है, +3 में सर वो स्टेबल है। टेबल है ना, उसमें एस्टेटिन और एंटीमनी के दोनों बोल्ड है सर, +5 दोनों बोल्ड है उसमें, तो +3 तो ठीक है, एंटीमनी का +3 में रह पाए। गैलियम का एक बार चेक करो क्या है उसमें, अगर दिया गया है तो। सर गैलियम का बोल्ड नहीं है लेकिन +3 तो गैलियम का बोल्ड नहीं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फिर कुछ एक्सेप्शनल आ रहा होगा उसमें। तो फिर एक इसमें जो 6 आ रहा है, 5 तो मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया था, ये स्टार्टिंग का 4 और एक बिस्मथ, एक यहाँ पे फिर एंटीमनी आ जाता है Sb का, तो 5 के अलावा एक ये Sb+3 का रहेगा इसमें। यहाँ पे 6 अगर दिया गया है तो Sb+3 का याद रखना है। बाकी आर्सेनिक, थैलियम तो क्लियर है कि नहीं आएगा। ये गैलियम का यहाँ पे कंफ्यूजन था, तो गैलियम का अगर बोल्ड नहीं दिया गया दैट मीन्स वो नहीं आ रहा है उसमें, वहाँ पे ये 6 आ जाता है यहाँ पे। सर लेकिन गैलियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर वही आएगा ना। नहीं, गैलियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता, ये भी दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है। सर उस टेबल में सिर्फ +3 दिया है। ठीक है, वो दोनों में रहता है, बट एक भी दिया तो स्टेबल नहीं रह पाता वहां पे, अगर बोल्ड नहीं किया गया है स्टेबल फिर नहीं रहा होगा वहां पे वो। +3 दैट मीन्स कोई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है, वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा उस ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो ठीक है, यहाँ पे 5 तो हम लोग क्लियर था, एक Sb भी दे रखा और यहाँ पे हम लोग ये बीच में आ रहा था, +3 में भी मोर स्टेबल रह पाएगा। इसमें गैलियम का, वैसे मैं देखता हूँ एक बार, गैलियम का +3 +1 दोनों होता है इनर्ट का इफेक्ट से, और इसमें ये जो रहेगा +3 में मोर स्टेबल होता है इसमें, वो भी आ सकता है। बट जैसा कि बुकलेट में दिया गया कि उसमें कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो वो याद रखना है अभी कि गैलियम नहीं हो पाएगा। तो आंसर जो 6 है वो 6 ही रहेगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा वहां पर। सर हाँ बताओ। सर इंडियम और एंटीमनी दोनों +1 और +3 दोनों में स्टेबल होते हैं ना सर मोल। हाँ वो दोनों में रह पाएगा वहां पर। यस सर, थैंक यू तो सर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ रहा था लेंथेनम का। लेंथेनम का मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि इसमें लेंथेनम का बस एटॉमिक नंबर सोचना था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57, और 57 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए तभी तो ये La+3 बन पाएगा, और La+3 अगर बन पा रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, जब इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो ये किसका कन्फर्मेशन ऑप्शन कर ले रहा है, जेनॉन का यहाँ पे। दैट मीन्स ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो पाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को ऑप्शन कर ले रहा है यहाँ पे।
क्लियर है? इस तरीके से सोचना था कि त्रियम को भी सेम तरीके से, स्कैंडियम का भी सेम तरीका है सोचने का वहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर वो स्कैंडियम और एक ही ग्रुप में, इसलिए उनका दोनों का सेम आया ना सर, हाँ +3। बिल्कुल, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे। वैसे भी सोच सकते हो वहाँ पे Yes, सबका क्या रहेगा, +3, सब आ रहा है सेम, तो सबका +3 रहेगा यहाँ पे। बाकी yes जब sir, नहीं thank you वैसे sir। कुछ आइडिया है तो कन्फिग्रेशन लिख करके देखते हैं, उससे भी आ जाता है वहाँ पे। तो ठीक है, Yes अभी sir, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट मैंने बोला भी था कि इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को, उसमें कौन कौन सा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। बट जनरली ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा जब एग्जाम में आएगा, जिससे कि क्लियरली पता चल सके कि कौन कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और स्पेशली इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला याद रखना है वहाँ पे। इसमें A2 आ गया, इसमें C3 हो रहा था, नेक्स्ट है इसमें D1 D2। तो देखते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख पाएंगे आज हम लोग यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन D1 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो D1 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius। कैसे सोचते हैं यहाँ पे, Na प्लस Mg+2 L+3, किस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो Na प्लस Mg+2 और L+3। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। इस तीनों में साइज किसका ज्यादा होता है यहाँ पे, Na प्लस का, Na+। Mg+2 L+3। जिसपे पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर है उसी का साइज लार्ज है, इसमें आयनिक रेडियस इसी का ग्रेटर है यहाँ पे। ये तो इनकरेक्ट आ गया यहाँ पे। सेकंड में amongst isoelectronic species greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius। सही स्टेटमेंट है ये। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ज्यादा उसका आयनिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स increases as one move down the first group of the periodic table। सही है वो भी। अगर किसी ग्रुप में अगर हम लोग डाउन मूव करते हैं, वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप, दैट मींस टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। वो भी सही है, डिक्रीज करता है वहां पे। तो सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है। आई थिंक इसका आंसर 3 आ रहा होगा, चेक करो। फर्स्ट तो रॉन्ग ही है, D2। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं D2, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग करेंगे कि सेक्शन ई से नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू कर पाएंगे डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर D2 में फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आयंस एटम्स हैविंग रेडियस ग्रेटर देन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन से क्या हो, ग्रेटर हो। तो सेलेनियम, ये सल्फर H2 माइनस वैसे भी ज्यादा होता है, 2 नेगेटिव है, इसका तो ज्यादा रहेगा यहाँ पे, सल्फर का ज्यादा रह पाएगा। O2 माइनस और O2 माइनस, तो नेगेटिव चार्ज आने से इसका साइज और क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है, तो O2 माइनस का भी रहेगा, क्लास में किए हुए हम लोग। ऑक्सीजन और यहाँ पे F माइनस। अब यहाँ पे देखोगे F माइनस आ रहा है इस केस में, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करते हैं यहाँ पे, उस केस में तो ऑक्सीजन का ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे सिर्फ F नहीं आ रहा है, यहाँ पे F माइनस है। F माइनस का साइज लार्ज ही होगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे एनायन बन गया। F माइनस का साइज लार्ज ही रहेगा ऑक्सीजन से। Br माइनस I माइनस Ne, इस तीनों का तो ज्यादा रहता ही है। बात करें हम लोग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑक्सीजन का ही साइज ज्यादा होगा, तो F का स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे लेस होगा उसका। और कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन का ज्यादा रहेगा। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, जितना भी वहां पे गिवन है सबका ज्यादा ही रहेगा ऑक्सीजन एटम से।
1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन, कार्बन का भी ज्यादा होगा, आंसर 7 आ रहा होगा, चेक कर लो वहां पे। सिर्फ फ्लोरीन का क्या होगा, लेस होगा उससे। तो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, यहाँ पे सेक्शन ई को। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। उसमें क्या करना था, वहां पे ऑप्शन से कंपेयर करना था। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू सर, बाय सर।